नमस्ते। राम भाऊ महाल की प्रबोधिनी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के साथ एक बार पुनः जुड़ने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे क्षमा याचना करनी है। बहुत इच्छा थी कि आपके बीच में फिज़िकली रह कर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते और माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी से इस तरह की एक चर्चा भी हुई थी, परंतु कुछ एक मुझे ही शायद तिथियों का थोड़ा सा ऐसा हो गया कि एक दूसरी जगह भी कार्यक्रम करने की स्वीकृति दे दी, ये सोच करके ये शायद 2 दिवसीय कार्यक्रम है तो अगले दिन भी रहेगा। और फिर विनय जी से जब बात हुई तो मेरे पास सिवाय क्षमा याचना के और कुछ नहीं था। आई होप Vinay ji, you will forgive me this time, and I assure you, I will make up for this lapse whenever I have the opportunity next. Having said that, मुझे बधाई देनी है कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, विषय और थीम रखा गया है इस गोष्ठी का, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस कनक्लेव। क्योंकि अक्सर जब स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा होती है तो लोग वाग मात्र रॉकेट उड़ाने की बात करते हैं। दैट साउंड्स क्वाइट गुड। सेंडिंग अप अ रॉकेट, वॉचिंग इट्स विजुअल्स इज़ फैसिनेटिंग, इट्स अ रोमांटिक एक्सपीरियंस, इट ऑल्सो रिसीव्स वाइड पब्लिसिटी। बल्कि मैं तो उस दिन पत्रकार मित्रों से कह रहा था कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कामयाब मिशन रहे हैं, चाहे चंद्रयान 3 रहा, चाहे आदित्य रहा, उसका हमें ये फ़ायदा हो गया कि स्पेस हैज़ गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया। वरना विज्ञान संबंधित विषयों की अधिक जिक्र या उल्लेख नहीं हुआ करता था अखबारों में या मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भारत की ये विशेषता है कि वी हैव नॉट कन्फाइंड द यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी मेरली टू द टास्क ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। We have used space technology and done it very successfully in sectoral development, in also trying to bring ease of living for a common citizen, and in other words, particularly in the last 10 years, ever since Prime Minister Shri Narendra Modi ji came in 2014, you find today that space technology has virtually entered every Indian household in one way or the other. It may not be realized very consciously, but it is there. और इस तरह से उसका एक सेगमेंट गवर्नेंस का है, प्रशासन का है। तो उस विषय को लेकर के एक एक्सक्लूसिव चर्चा गोष्ठी करने का ये निर्णय लिया गया और मैं इस विभाग से जुड़े हुए नाते आपको इसकी बधाई भी देता हूँ, इसका धन्यवाद भी करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गत 5-7 वर्षों में मोदी जी के प्रोत्साहन के चलते स्पेस सेक्टर ने एक क्वांटम लीप, क्वांटम जंप लिया है। हमारे पास कभी भी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, प्रतिबद्धता की कमी ना थी, कमिटमेंट की कमी ना थी। मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी था। आप देखेंगे आर्काइव में सारा भाई अपना कुछ एक सामान बाईसाइकिल के कैरेज पर लेकर जा रहे हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ था, परंतु अनुकूलता ना थी, साधनों का अभाव था। और जिस अनुकूलता की अपेक्षा नीति निर्धारकों की ओर से होती है या राजनीतिक नेतृत्व की ओर से होती है, वो उनको उपलब्ध नहीं हुई। और वो उपलब्ध हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जब उन्होंने एक बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय लिया। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ द करेज एंड द कन्विक्शन टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस टू ऑल्सो ब्रेक मेनी टैबूज ऑफ द पास्ट। तो उन्होंने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। नए स्पेस रिफॉर्म्स आए, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई गई जिसका था नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से, उसकी खातिर एक इंटरफेस तैयार किया गया जिसका नाम था इन स्पेस। और आप देखिए 4-5 वर्षों में ही दृश्य बदल गया। श्रीहरिकोटा जहाँ एक समय था प्रतिबद्धता रहती थी, इट वॉज फॉरबिडन फॉर आउटसाइडर्स। आज कोई भी लॉन्चिंग होती है तो 5-6 हज़ार 10,000 लोग दर्शक उसे देखने आते हैं, स्पेक्टेटर्स, और 1500-1600 मीडिया के मित्र रहते हैं।
और देयर सच ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दी स्पेस सेक्टर कि जैसे ही स्पेस राउंड शुरू हुई थी तो पहले 7-8 महीने में ही 1000 करोड़ से अधिक प्राइवेट निवेश हो गया और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जो हमारे पहले जनरेशन के स्पेस के स्टार्टअप्स थे वो तो अब एंटरप्रेन्योर भी बन गए। और यही साथ साथ FDI की भी अनुमति दे दी गई, उसको भी लिबरलाइज कर दिया गया, और जिसका परिणाम ये है। और साथ ही साथ सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। यदि आप इस साल के बजट के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सन 2013-14 में जो आखिरी बजट था UPA सरकार का, उसमें स्पेस सेक्टर के लिए जो बजट रखा गया था भारत सरकार का वो था 5615 करोड़। और इस साल के बजट में जो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया उसमें इस बजट में स्पेस के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो है 13,416 करोड़। 13,416 करोड़ यानी लगभग 3 गुना बढ़ गया। और अगर आप दूसरे ढंग से विश्लेषण करें तो 130% से अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन ये सब करते हुए सरकार ने ये भी महसूस किया, और ठीक महसूस किया, क्योंकि जब हम व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्ले अ ग्लोबल रोल, we have to live up to global parameters, we have to follow global strategies, we have to match the global benchmarks, कि जो विकसित देश हैं या जिनका स्पेस सेक्टर बहुत आगे बढ़ चुका, नासा इत्यादि, वो पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं करते बल्कि बहुत कम करते हैं। और इसको देखते हुए इसे प्राइवेट सेक्टर को भी खोल दिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक तरफ से सरकार की ओर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ी, दूसरी तरफ से बाहर से भी भारी निवेश होने लगा। और अब जब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान स्थापित किया गया है उससे इसका सप्लीमेंटेशन और होगा। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे स्पेस के विशेषज्ञों का दुनिया भर में रुतबा भी बढ़ा, एस्टीम भी बढ़ी, उनकी मान्यता भी बढ़ी। वो ज़माना जाता रहा कि जब हमें समझा जाता था कि कोई और देश कोई सफल प्रयोग करता तो फिर हम उसको अपनाते हैं। आज हम इस स्थिति में कि ना केवल उनके साथ कदम कदम मिला करके खड़े हैं, बल्कि कई एक ऐसे विषय हैं जिसमें वो हमारे इनपुट्स का इंतज़ार करते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान। अब कितनी अद्भुत बात है कि इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। ये वो वर्ष था जब अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उठा रहा था। लेकिन आज हम बाकी देशों से पहले चंद्रमा के सदर्न पोल पर पहुंच गए, और वहाँ से क्या इनपुट्स आएंगी, क्या सैंपल आएंगे, उसकी प्रतीक्षा नासा भी कर रहा है, जो पहले जिसकी यात्रा बहुत पहले शुरू हुई थी। इसी तरह हमारा आदित्य मिशन, जो तीसरा सोलर मिशन था, जो सूरज के रहस्यों की खोज करने गया। और यदि आप अभी हाल ही में देखें तो इस साल के आखिरी दिन और नए साल के शुरू होते यानी 31 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स लॉन्च किया गया, जो डॉकिंग और अनडॉकिंग करता है। यहाँ वहाँ जाके जुड़ना, दरवाज़ा खुलना, फिर वापस जब ज़रूरत ना रहे तो हटना। और ये इसलिए अनिवार्य था कि हमारी जो अगली मिशंस रहेंगी, जो वैश्विक स्तर की रहेंगी, उनकी कामयाबी के लिए अनिवार्य है। जब हमारा अगला चंद्रयान जाएगा, चंद्रयान 4, वहाँ से सैंपल लेकर आएगा, तो उसके लिए डॉकिंग अनडॉकिंग ज़रूरी होगी। जब हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, जो 2035 में बनाने की कल्पना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके लिए भी इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही साथ हमारी स्पेस इकॉनमी में बढ़ोतरी होने लगी। यानी जहां हमारी स्पेस इकॉनमी वाज जस्ट मिनिमल और डिसमल, टुडे इट इज़ $8 बिलियन। और जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है उसके तहत आने वाले 8-10 वर्षों में इट माइट गो अप टू 5 टाइम्स, नियरली $44 बिलियन। यानी इतना फास्ट पेस में इसमें वृद्धि हो रही है। इन अदर वर्ड्स, वन कैन ऑल्सो safely say that space economy is going to be an important component of India's growth story in the years to come, and also an important component of Indian economy as we realize the goal of 2047. अब हमारी अगली मिशंस की बात करें, इससे पहले कि अगला बिंदु लिया जाए, तो क्योंकि उससे भी आपको गर्व महसूस होगा, इसी वर्ष हम गगनयान को लेकर के, जो हमारा पहला ह्यूमन मिशन होगा, उसको लेकर के टेस्ट फ्लाइट्स अपनी मुकम्मल कर लेंगे। साल के समाप्त होते होते हमारा एक फ़ाइनल टेस्ट फ्लाइट, जैसे आप कह सकते हैं ड्रेस रिहर्सल होगा, जिसमें एक रोबो जाएगा, वो फीमेल रोबो होगी, उनका नाम होगा व्योमित्र।
She will perform all those tasks which are normal, the human being has to perform later, and we will ensure that the mission is launched successfully and equally received with equal safety. क्योंकि जैसे उनका ऊपर जाना एक लाजिम है, उसी तरह से उनको पानी में किस तरह से सुरक्षित ढंग से उतारना वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, चुनौती है। तो वो सब जब सफलतापूर्वक हो जाएगा तो अगले साल पहला मानव भारतीय मूल का भारतीय मिशन में जाएगा, इंडिजिनस। वैसे तो पहले गए थे राकेश शर्मा, लेकिन वो सोवियत यूनियन का मिशन था और उसके लिए हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स तैयार भी हो चुके हैं। भारत की मान्यता कितनी हो गई है स्पेस सेक्टर को लेकर के, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी वाशिंगटन गए थे तो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी चर्चा के दौरान और उसके बाद ये विषय आया कि अगली बार जब अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल या स्पेस स्टेशन भेजे तो वहाँ उनके साथ कोई भारतीय भी जाए, और अब उसकी शिनाख्त भी हो गई है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला जल्द ही उनका अगला मिशन अमेरिका से जाने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, और उसमें वो उनके हमराह जाएंगे। यानी उनको लगा कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे एस्ट्रोनॉट में उस तरह की क्षमता है कि उनको साथ ले जाएंगे तो वैल्यू एडिशन होगा। अगर आने वाले समय की देखें तो जैसे मैंने कहा कि अगले वर्ष 2026 में हमारा गगनयान, 2027 में चंद्रयान 4, 2028 में वीनस, 2000 और उसके बाद 2035 बड़ा महत्वपूर्ण साल होगा जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 इफ एवरीथिंग गोज फाइन 2040 में हिंदुस्तान अपना पहला मानव चांद की धरती पर उतारेगा। अब जहाँ तक रही बात प्रशासन की, गुड गवर्नेंस की, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ वी आर सीकिंग टू अप्लाई आवर स्पेस टेक्नोलॉजी टू गिव एन एफिशिएंट गवर्नेंस and to improve our practices in different sectors, as I said a few moments ago. Space technology is a force multiplier in governance, improving decision making in agriculture। कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड है, हमारे आप स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिनाख्त कर सकते हैं कि कौन सी खेती कहाँ लगानी है, कब लगानी है, उसकी पिक्चर सैटेलाइट के माध्यम। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज, वी आर नाउ प्रोवाइडिंग इनपुट्स इवन टू द नेबरिंग कंट्रीज एंड सार्क कंट्रीज़। और हमारी इतनी विश्वसनीयता बढ़ गई है कि जैसे बम्बई जैसे शहर में जब बरसात होती है तो भरी बरसात में लोग बागों को आदत ये होने लगी कि अपनी घड़ी से ऐप देखते हैं कि बाहर छतरी लेके जाना है कि नहीं जाना। हमारा नया एक कार्यक्रम सैटेलाइट और रडार के मिश्रण से तैयार किया गया नव, जो अगले 3 घंटे का एब्सोल्यूट एक्यूरेट फोरकास्ट देता है, वो भी इसी सरकार ने कुछ वर्ष पहले प्रारंभ किया। अर्बन प्लानिंग, जितने आपके स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें वो आ रहा है, आपके रेवेन्यू में आ रहा है। हमारा एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका अनुसरण दूसरे देश भी करेंगे, जो रोल मॉडल बन गया है, उसका नाम है स्वामित्व प्रोग्राम। यू कैन डू द मैपिंग एंड ऑफ योर फार्म्स, ऑफ योर लैंड यूजिंग ड्रोन्स एंड यूजिंग सैटेलाइट पिक्चर्स। ना किसी रेवेन्यू अफसर की आवश्यकता है, ना किसी पटवारी की ज़रूरत है। सिक्योरिटी पर्पस, सर्वेलेंस ऑफ द बॉर्डर एरिया, सैटेलाइट के माध्यम से आपको उस पार की तस्वीरें नज़र आती हैं और ऑटोमेटिकली अलार्म बन जाता है टू द नियरेस्ट बॉर्डर। ये मैं केवल कुछ एक उदाहरण दे रहा हूँ। जियो पोलिटिकल इंटेलिजेंस में, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस में जैसे मैंने बात की, स्वामित्व आता है। और इस तरह से कम्युनिकेशन में तो अब ये नौबत आ गई है कि हमने प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने शुरू किए। अधिकतर हमारे टेलीविज़न चैनल सैटेलाइट और इसरो की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि आप बात करें कि रेवेन्यू की, जैसे मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा ये भी है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। कुल मिलाकर के आपकी जानकारी के लिए मैं बात साझा करूं कि अभी तक 564 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से 433 विदेशी सैटेलाइट हैं, यूरोपियन एजेंसी के या फिर नासा के। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 433 में से 398 यानी लगभग 90-95% मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में, विच हैज़ जनरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 192 million US dollars and over 272 euros from the European satellites। और हमारा एक तीसरा
लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा में बन रहा और एक चौथा लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर दी। अब देखिए वो भी कहने लायक बात है। सन 1963 में हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तब खैर इसरो का गठन नहीं था। सन 1969 में इसरो आया, 1975 में आर्यभट्टा लॉन्च हुआ और पहला सैटेलाइट हमारा लॉन्चिंग पैड जा कर के बना कहीं 1992-93 के लगभग। इतने साल लग गए और दूसरा सैटेलाइट बनने में फिर 10-15 साल लग गए, लगभग 2004 तक। और अब तीसरा लॉन्चिंग पैड हाल ही में शुरू किया गया है उसी स्थान पर, यानी इतने अंतराल के बाद। लेकिन हम वहीं तक सीमित नहीं रहे, श्रीहरिकोटा के अतिरिक्त एक और लोकेशन भी शनाख्त की गई है तमिलनाडु के टूटीकोरन ज़िला में, और वो अलग एक लॉन्चिंग पैड, एक लोकेशन रहेगा। हमारे अभी तक 100 लॉन्चेस हुए हैं। हमारा पिछला लॉन्च जो नेविक था वो 100वां था। और इस तरह से आने वाले समय में जहाँ तक हमारा सिक्योरिटी कंसर्न्स का ताल्लुक है, we have also tried to apply space technology for security, cyber security and also space based surveillance. space debris का एक विषय आने वाला है, आ भी चुका है। इतने सारे सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, लेकिन उसके लिए भी डेब्री डिटेक्शन, डेब्री सर्वेलेंस, डेब्री क्लियरेंस की टेक्नोलॉजी हम ही ने we were among the first to have established about 2 to 3 years back in Bengaluru. And we are also trying to leverage Earth observatory satellites for climate monitoring, and that gives us the confidence of fixing goals as far as climate concerns are concerned. And as far as our future roadmaps are concerned, we tend to use these expertise in interagency collaborations between government, industry, academia. I think space has shown has set a very beautiful and a successful example of public-private participation, how it can do wonders when the two synergize. And we are also now further supplementing it or integrating it through newer technologies, cutting-edge technologies like artificial intelligence, quantum technology. And let me also share with you that we are among the first countries in the world to have launched mission quantum technology. And therefore, we are confident that we have the confidence of reaffirming that India's role in shaping the global space policy framework and fostering international cooperation is going to be remarkable and also going to make a mark in the times to come. और अंत में मैं आपसे केवल यही अपील करूँगा कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से न केवल लोगों के जीवन में सरलता लाने का प्रयास करें, बल्कि युवाओं को प्रोत्साहित करें कि वो इस सेक्टर में प्रवेश करें। दिस इज़ अ न्यू एवेन्यू ऑफ लाइवलीहुड, न्यू एवेन्यू ऑफ स्टार्टअप्स। इसमें भी वृद्धि कुछ ही वर्षों में हुई है। आपको जान करके हैरानगी होगी, 5-6 वर्ष तक वी हैड ओनली 1 डिजिट स्पेस स्टार्टअप। आज वी हैव मोर देन 300. सम ऑफ देम आर वर्ल्ड क्लास एंड सम ऑफ देम have also turned into lucrative entrepreneurs. तो कहने का अर्थ ये है कि आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी केवल एक विषय चर्चा का नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का भी ज़रिया बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे क्षमा कि आप तक और आपके बीच में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी मैंने माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी से बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके ये क्षमा याचना करते हुए ये भी उनको आश्वस्त किया है दैट आई विल बी देयर फॉर वट एवर असाइनमेंट यू गिव मी इन द वेरी नियर फ्यूचर, एंड आई होप टू बी लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अमंग्स यू ऑल। धन्यवाद, नमस्ते।